Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मेरे बारे में आप सभी को पता ही है कि मेरे पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसी के साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे पेपर भी क्लियर किए हैं। 2017 में एनडीए, 2018 में एसएससी सीएचएसएल, 2019 में एयरफोर्स XY ग्रुप और 2020 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ, जिसे ऑफिसर स्केल 1 भी कहते हैं। सो वेल, आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और उसी के साथ साथ मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी से मुझे ये याद आया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा और आप पहुंच जाइएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। उसके बाद वहां पर आप मेरे नाम का यूज़ करिएगा, यानी कि मेरा नाम एज अ कोड डालिएगा, जो कि कोड है द सूरज आनंद, THESURAJANAND। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि आप कभी भी अनअकैडमी पे कोई सा भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे नाम का यूज़ करने पे आपको 10% का ऑफर मिलेगा। तो वेल, आज की बात करूं तो आज टॉपिक से पता चल ही चुका होगा आप सभी को कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2। सो इसका नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो मैंने आपको सबसे पहले पिछली क्लासों में बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें ओरिजिन बताता है, सेकेंड और थर्ड जो चैप्टर है वो बताता है स्टोन एज के बारे में, और फिर फोर्थ जो है वो बताता है आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 यानी स्टोन एज। सो अभी का जो टाइम फ्रेम है, मैं टेबल बनाता हूं। हम 2021 में रह रहे हैं और ये है जीरो का टाइम पीरियड। जीरो का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और इससे 2 मिलियन ईयर्स पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हिस्ट्री का ओरिजिन आया था। ये सारी चीज़ें पहले मैंने बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए। चैप्टर 1 में मैंने पूरा एक इंट्रो बताया था पूरे हिस्ट्री का कि एंशिएंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक चला था और हमें क्या क्या पढ़ना है। वेल, 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन है। इस एज को कहते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले हमारे पास स्टोन के अलावा कोई और सोर्स नहीं हुआ करते थे। वो फायर हुआ करता था, वुड हुआ करता था, वो मैं चैप्टर में आगे बताऊंगा, लेकिन जो ओरिजिन है वो असली शुरुआत स्टोन से ही हुआ था। सो वेल, चैप्टर में आगे बढ़े तो स्टोन एज में अगर देखूं तो स्टोन एज में आज का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे कि जो पहले के लोग थे, यानी जो जंगली लोग जिसे कहते हैं, यानी जो पूर्वज हुआ करते थे एज अ टाइप बंदर टाइप वगैरह, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसे थी, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, और फिर वहाँ का कल्चर क्या था। और कल्चर में आप सभी को पता ही है रिलीजन क्या था, फिर उसके बाद क्या ट्रेड करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। सो ओरिजिन से 12,000 साल तक का जो टाइम फ्रेम है इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी पैलियोलिथिक स्टोन एज। ये जो पैलियोलिथिक शब्द है ये आया है ग्रीक से, जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज हम इसे कह सकते हैं। पैलियोलिथिक की अगर बात करें तो इसको भी 3 डिवीजन में बांटा गया है, यानी 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 साल तक का जो टाइम फ्रेम है इसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज। और इस पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है अपर, दूसरा है मिडल और जो तीसरा है वो है लोअर। सो अपर, मिडिल और लोअर, पैलियोलिथिक एज। अगले एज की अगर मैं बात करूं तो 12,000 से लेके 10,000 साल तक की 10,000 साल तक का जो टाइम फ्रेम है इसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, ये पैलियोलिथिक पहला है, ये है दूसरा। मेसोलिथिक एज, ये जो सारा शब्द हमारे हिस्ट्री में आया है वो जनरली आप देखोगे लैटिन से या फिर ग्रीक से ही आया है। तो ये जो शब्द है, जैसा इसमें ग्रीक में मतलब होता है ओल्ड स्टोन, तो यहाँ पे मेसो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब स्टोन। तो यानी कि जो स्टोन है वो मिडिल एज में हुआ करते थे, उसे कहते हैं मेसोलिथिक एज।
इस एज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जंगली लोग थे इनमें थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो देखा गया है। लोग काफ़ी डेवलप हो रहे थे धीरे 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 धीरे। फिर इसके बाद जो टाइम फ्रेम है 10,000 साल से लेकर, उसको कहते हैं न्यूलिथिक। न्यू, ये भी ग्रीक शब्द ही है। न्यू का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो वो जो स्टोन एज जो नया है उसे कहते हैं न्यूलिथिक एज। सो वेल, अब आगे बढ़े चैप्टर में तो देखेंगे हम कि इनके सोर्सेस क्या क्या है। ये तीनों जो एजेस हैं इनके सोर्सेस क्या क्या है। सो वेल, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों एज के सोर्सेज क्या थे, हमें क्या क्या मिले और उनका यूजेस क्या था उस टाइम पे। तो सबसे पहला जो सोर्स था वो था स्टोन। स्टोन की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बताया ही, इसके नाम से पूरा एज ही है। तो इसका मतलब यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं स्टोन का यूज करके काफी कुछ करा अपनी लाइफ में। किसी चीज को काटने के लिए, लाइक ये एक डंडा है और ये एक स्टोन को बांध दिया इसमें से, तो ये एक हैमर टाइप हो गया जिससे चीजें कट होती थी। दूसरे सोर्स की अगर बात करूं तो वो था वुड। वुड का क्या इंपॉर्टेंस था कि फायर जलाने में, हट वगैरह बनाने में। तीसरे सोर्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो सोर्स था वो था उनका बोन्स। यानी कि ये हमें बोन्स सिग्निफाई हमें ये करता है कि वहां पे एनिमल्स हुए करते थे और उनके मीट लोग खाते थे उन्हें मार के। तो वेल, कहीं ना कहीं इन तीनों सोर्स का यही यूज है और यही है, इसी समय पता चला कि एंशिएंट इंडिया में लोग कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। सो वेल, इसके बाद अगर बात करें वहाँ की ऑक्यूपेशन की, यानी लोग काम क्या करते थे, तो ऑक्यूपेशन में अगर देखूं तो ऑक्यूपेशन में वहाँ पे ये तो था नहीं कि लोगों को आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है और तैयारी करना है और अच्छी लाइफ जीना है। वहाँ तो लोग यही सोचते थे कि आज उठते हैं सुबह और आज नया कोई जानवर पकड़ के मार के खाते हैं। तो इसी वजह से ऑक्यूपेशन जो उनका था वो था हंटिंग का और फूड गैदरिंग का। यानी फूड हंटिंग मतलब वही वाइल्ड एनिमल्स को मार के खाना। कभी इंसान जानवर मार के खाता था, कभी जानवर इंसान को मार के खा जाते थे। तो यार ये सब कहानी तो चलती रहती है। फिर गैदरिंग कहने का मतलब फूड इकट्ठा करना, फ्रूट इकट्ठा करना। सो इनका जो ऑक्यूपेशन था वो यही था। एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर काफ़ी लेट आया था, मतलब इस टाइम में पैलियोलिथिक एज में वो एग्रीकल्चर नहीं आया था, जिस वजह से हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिला है। और फायर की बात करूं, किताब में काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। फायर जो है वो कहीं ना कहीं पैलियोलिथिक एज में ही हमें मिला था और वो था कुरनूल केव्स में। और इसका मैं बताऊंगा आगे जब साइट्स के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सो ऑक्यूपेशन इनका यही था। और उसके बाद बात करें ये रहते कहाँ थे, मतलब लोग रहते कहाँ थे, क्या अपार्टमेंट वगैरह बनते थे उस टाइम में या फिर बंगलो वगैरह थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग रहते थे नेचुरल केव्स में। और फिर उसके बाद केव्स में रहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपना एक शेल्टर ही ढूंढते थे कि हमें भाई रहना है, किसी को मार के खाना है और फिर जीना है। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो लोग हैं वहाँ के, उनके पास कपड़े वगैरह तो आपको पता ही है कैसे पहनते थे। वो छोटे कपड़े पहनते थे, जानवर मार के खाते थे, इधर उधर घूमते थे। तो इनका वैसा कोई मुद्दा नहीं था जीने का कि भाई हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें ये ऑफिसर बनना है। बस सुबह उठो, जानवर मार के खा जाओ और फिर सो जाओ। मेसोलिथिक में आते आते कहीं हमने ये देखा कि जो लोग थे उनमें इतना डेवलपमेंट आ गया था कि लोगों को एक समझ आ चुकी थी कि ये जानवर मार के खा सकते हैं तो वो काटेगा नहीं। या पता चले कि एक बंदा डंडा लेके शेर मारने चला गया और शेर, पता चला बाद में कि बंदा ही गायब हो गया। सो वेल, इन सब का नॉलेज था कि कौन ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा फूड जो है वो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। फिर उसके बाद न्यूलिथिक में आते आते कहीं हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो लोगों में एक समझ आ चुकी थी कि भाई ये जो सीज़न है ये आम का सीज़न है, ये जो सीज़न है ये एप्पल का सीज़न है। सो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि आज के टाइम में लोगों को इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ हमें खाना चाहिए, अच्छा है सेहत के लिए क्या है और क्या बुरा है हमारे सेहत के लिए। क्योंकि अगर इस चीज़ का अगर हमें आइडिया होता तो शायद हम वो फ़ोन पे टैप करके और फूड
ऑर्डर नहीं करते और कहीं ना कहीं ये लगा के चलो कि जंक फूड वगैरह नहीं खाते, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो हमारे से काफ़ी अच्छे वही लोग थे जिन्हें पता था कि क्या अच्छा है हमारे सेहत के लिए और क्या बुरा है हमारे सेहत के लिए। सो वाइल चैप्टर में अगर आगे बढ़े तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल केव्स की तलाश में रहते थे और पैलियोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा हमें माइग्रेशन दिखा। माइग्रेशन क्यों होता था? माइग्रेशन होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपको अच्छा शेल्टर नहीं मिल रहा, कहीं दूसरे जगह जाओ तो घर ढूंढो, अच्छा हुआ तो रहो और अगर बुरा हुआ तो कहीं और चले जाओ। बात करूं तो इनके पास कोई वो मर्सिडीज या ऑडी वगैरह नहीं होती थी उस टाइम पे, इन्हें चलते चलते ट्रैवल करना होता था। सो इसके बाद अगर बात करूं माइग्रेशन का अगला रीज़न, तो आप कभी भी देखोगे कि इंडिया में जितने भी साइट्स बने हैं सब बने हैं रिवर के पास। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक समझ आ गई थी कि अगर जल है तो जीवन है, और आज भी हमें यही समझना चाहिए कि जल है तो जीवन है, और अगर हमने इसे बर्बाद किया तो ये कल होकर हमें बर्बाद कर देगा। तो जितने भी मेजर साइट्स हैं अभी मैं बताऊंगा चैप्टर में आगे, वो सब आप देखोगे कि रिवर के ही पास थे। तो लेकिन पैलियोलिथिक एज में इन्हें उतना नॉलेज नहीं था, ये बस घूमते घूमते कहीं पहुंच जाते थे और जहां अच्छा लगा वो रह जाते थे। फिर उसके बाद इनका अगला जो रीज़न था माइग्रेट करने का, वो यही था कि फूड कहीं ख़त्म हो गया। मतलब आप गर्मी में हो, आम का सीज़न है और ठंड का टाइम आ गया, विंटर टाइम्स आ गया और फिर भी आप उसी का वेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये जो समझ है ये न्यूलिथिक या मेसोलिथिक एज में आया था, पैलियोलिथिक एज में बिल्कुल नहीं आया था। तो जिस हिसाब से जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे वो माइग्रेट कर जाते थे दूसरे शहर में या दूसरे जगह पे कि हमें कुछ फ्रूट वगैरह मिले, खाने के लिए मिले। फिर अगला जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि उन्हें थोड़ा किक करने का मन करता था। अब किक करने का मतलब ये है कि कहीं उन्हें रिश्तेदार से मिलने जाना हुआ, कहीं आप जैसे लोग अगर होते होंगे उस टाइम पे तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तलाश में इधर उधर घूमने जाते थे। तो ये भी एक रीज़न है माइग्रेट करने का। सो वेल आगे चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। सो वेल चैप्टर में आगे देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। सो मैंने आपको बताया जो स्टोन है उसका जो इम्पोर्टेंस है पता ही है और बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि काटने के लिए यूज़ करते थे। चाहे वो पेड़ हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते थे या किसी चीज़ को मारने के लिए यूज़ करते थे। अब पत्थर का यूज़ खाने में तो करेंगे नहीं ना। सो ये जो पत्थर है इसका जो डिज़ाइन वगैरह बनाते थे या फिर इस पे जो काम करते थे कि कौन सा पत्थर कितना शार्प होना चाहिए कि इस जानवर को मार दे, ये सारी चीज़ें हमें यही बताती है कि उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट कहने का मतलब ये कि उनको अगर कह दिया जाए कि शेर मार के खाना है तो वो 3-4 आदमी निकल के एक शेर को निपटा के आ जाते थे। और उस टाइम का जो शेर हुआ करता था वो आज के टाइम में का तो बिल्कुल नहीं, आज के टाइम जैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था। लाइक आज का जो आलसी पालसी जो शेर वगैरह है उस टाइम में तो लंबे लंबे दांत होते थे, काफ़ी ताकतवर होते थे। सो वेल इनके पास इतना दिमाग था कि उस शेर से ज़्यादा तेज भागना है, उसे मारना है और उससे बचना भी है और बाद में उसे खाना भी है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और ये हमें दिखाता है कि जो लोग थे वो आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे दिमाग से। और फिर उसके बाद क्योंकि आज का जो टाइम है हमें यही दिखाएगा कि जितना आप दिन पर दिन लेजी बनते जाओगे ये हमें वही सिखाएगा। लाइक हमें फूड चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, तुरंत ऑर्डर करें आ गया। हमें कुछ भी सामान चाहिए तुरंत फ़ोन से एक बारी में आ गया। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अगर खाने के लिए भी जाना पड़ता था तो आपको आराम से ये लगा के चलिए कि 6-7 घंटे तो ढूंढने में ही लगता था, फिर उसे कैसे मारे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए कैसे चलती होंगी उस टाइम में। सोचिए अगर आप उस टाइम में होते तो क्या करते। सो भाई स्टोन की बात करूं तो स्टोन कैसे बनाते थे। पहला जो स्टेप है वो है स्टोन टू स्टोन। इसका मतलब ये कि पत्थर है तो और उसको घस घस के जो शार्प करते थे उसके जो एजेस को, उस हिसाब से स्टोन का फॉर्मेशन होता था। तो एक बार क्या हुआ कि स्टोन घसते इन्होंने आग का आविष्कार कर दिया। अब आग का आविष्कार कहते हैं कि एक बड़ा चेंज लाया इन लोग की लाइफ में। पहले लोग ऐसे ही कच्चे मांस खाते थे, इधर उधर घूमते थे, बट आग के आने के बाद इन्होंने जो फायर का यूज है वो लाइटनिंग में करी। यानी पहले अगर उनके केव्स में अगर अंधेरा हुआ तो वही बत्ती गुल हो जाती थी, बट लाइट आने के बाद वो मशाल में जला के अंदर रख देते थे, जिस वजह से लाइट वगैरह आते रहते थे। रात में भी ये कुछ काम करते थे, कुछ प्लॉटिंग कल के लिए करते होंगे। तो लाइट का यूज़ करते थे फायर में। फिर उसके बाद दूसरा जो यूज़ है वो है किसी भी जानवर को डराने के लिए कि जैसे शेर है ले हु डरा दिया। फिर उसके बाद अगला जो यूज़ है सबसे मेन वो है कुकिंग का। वही बताया पहले कच्चे मांस खाते थे लेकिन अब पकाने
की एक आदत बन गई थी उनके अंदर, तो ये मांस भी अब पका के खाते थे। अब फायर की अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये कुरनूल केव्स में सबसे पहला मिला था हमें। और ये जो कुरनूल केव्स हैं, ये जो टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये पैलियोलिथिक स्टोन एज में हमें फायर का आविष्कार हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू बनता है, इस पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं पहले भी। तो फायर का अगर कभी भी आए तो कुरनूल, कहीं कहीं के यू लिखा है, कहीं कहीं सी यू लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो प्रोसेस है, पहला तो स्टोन टू स्टोन, दूसरा जो है वो प्रेशर। प्रेशर कहने का ये मतलब है कि बड़े हथौड़े से हथौड़ा बना के एक छोटे हथौड़े पे मारना, उससे प्रेशर डाल के स्टोन तैयार करना अपने लिए। तो ये दोनों प्रोसेस हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं तीनों स्टेज की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मैंने बताया कि 2 मिलियन से लेकर 12,000 साल तक का जो टाइम फ्रेम है उसमें आया था। ये सब BCE है। टाइम का मतलब ये जो एरा है वगैरह, बिफोर कॉमन एरा, AD, BC वगैरह, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। सो ये सब BCE का टाइम है। वो जो मैंने बनाया था 0, यहाँ इस टाइम में CE और इस टाइम में जो 2 मिलियन का टाइम है, ओरिजिन है, तो ये सारा BCE में ही चलता है। सो वेल, इसके बाद अगर बात करूं मेसोलिथिक एज की, तो 12,000 से लेकर 10,000 साल तक का जो एज है उसे कहते हैं मेसोलिथिक। न्यूलिथिक की बात करूं तो 10,000 ऑनवर्ड्स का जो एज है उसे हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। ये मैंने टाइम के लिए बताया है क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं डेट से और नाम से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा मिथ निकाल दो मन से कि भाई डेट और टाइम और जो नाम है उससे डरने की भी अब बात है, क्योंकि अब सूरज का तुम्हारे पास साथ है। सवाल इसके बाद अगर आगे बढ़ता हूं तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि चीजें कैसे आगे बढ़ी, और हम अब देखेंगे साइट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर के साथ साथ आपको मैपिंग भी कराता जाऊंगा, जिस हिसाब से आपको ये लगा के चलिए कि कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सो वेल, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे कि यहाँ के साइट्स क्या क्या हैं। और आज मैं बताऊंगा सिर्फ पैलियोलिथिक के बारे में, न्यूलिथिक का थोड़ा सा बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन हल्का फुल्का जो थीम है वो आज ही दे दूंगा। और मेसोलिथिक की बात करें तो जो बाकी जो मैपिंग है वो मैं एक आइडिया दे दूंगा, बट करेंगे अगले लेक्चर में ही। सो वेल, साइट की बात करूं ये है अपना भारत जो कि है महान। सो वेल, साइट की बात करूं तो मेसोलिथिक में कहीं ना कहीं लोगों को एक दिमाग आ गया था कि जो भी साइट्स बनेंगे वो रिवर के पास बनाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि रिवर एक काफ़ी अच्छा सोर्स है वाटर का, तो लोगों ने यही सोचा कि अगर रिवर के पास बना देंगे तो हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी हेल्प होगा, और कहीं ना कहीं हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। और हमें तो नॉलेज है ही एग्रीकल्चर का कि कब सीजन में कौन सा फल उगता है या कौन से फसल उगते हैं, तो कहीं अब भटकने की भी जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से आप देखोगे कि मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में तो माइग्रेशन हुआ ही नहीं था लोगों का, सबसे ज़्यादा पैलियोलिथिक एज में हुआ था, क्योंकि पैलियोलिथिक में लोगों के पास उतनी बुद्धि नहीं थी। वो बस यही था कि आज उठेंगे, मार के खाएंगे और फिर रात में सो जाएंगे, और परसों फिर किसी जानवर के हाथों मारे जाएंगे। सो वेल, एक जो साइट है वो मिडिल में है जो कि है भीमबेटका। बुक में दे रखा है आपकी किताब में पेज नंबर 14 पे भीमबेटका। और फिर मैंने आपको दूसरा साइट बताया था कुरनूल केव्स, और फिर तीसरा जो साइट है हुंस्की, ये कर्नाटका में है। और यहाँ 3 साइट है पैलियोलिथिक एज के। इसी के साथ साथ आप देखोगे कुरनूल केव्स में मैंने आपको बताया फायर मिला, हमें आग मिला। भीमबेटका में जो हमें मिला वो लोगों में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मिला। हुंस्की की अगर मैं बात करूं तो हुंस्की में हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, हुंस्की बस नाम के लिए ही अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं रिवर वगैरह का भी पास है। फिर इसके बाद एक और साइट है इसी के दौरान पैलियोलिथिक एज में ही, एक पटने करके एक साइट है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मिले ऑस्ट्रिच के अंडे, जो हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक टाइम पे ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। तो कितनी अच्छी बात है ये कि यार इंडिया ऐसा शहर है या फिर ऐसा एक स्टेट है या फिर ऐसा एक कंट्री है जो कहिए
बेस्ट है और हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती थी और हमेशा मिलती रहेगी। इन द सेंस कहीं भटकने की या कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। लोग ही उल्टा आते हैं हमारे पास और हम आज के डेट में सोचते हैं कि नहीं अब हम जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए। तो इस सोच को निकालो यार, इंडिया को आगे बढ़ाओ। काफ़ी रिसोर्सेज हैं हमारे पास और काफ़ी अच्छा आगे हम जा भी सकते हैं और जाएंगे भी ज़रूर। सो वेल, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों का ऑक्यूपेशन था वो मैंने बताया कि हंटिंग का था, गैदरिंग का था, लेकिन कहीं ना कहीं मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में आते आते उनका जो ऑक्यूपेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी बन चुका था, क्योंकि लोगों को फसल का नॉलेज था, लोगों को ये पता था कि अब ये जो पौधा है या फिर ये जो फसल है ये पॉइजनस नहीं है या फिर ये जो प्लांट है हम खा सकते हैं आराम से। सो वेल, इसके बाद अगर बात करूँ न्यूलिथिक एज की, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पैलियोलिथिक जो 2 मिलियन से लेके 12,000 साल तक, मेसोलिथिक एज 12,000 से लेकर 10,000 तक, और फिर न्यूलिथिक एज 10,000 ऑनवर्ड्स। न्यूलिथिक की बात करूं तो जो न्यूलिथिक एज है यहां कहीं ना कहीं हमें पेंटिंग्स मिले। पेंटिंग्स कहने का मतलब ये है कि जो केव्स होते थे, नेचुरल केव्स वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक पेंटिंग बनाने की कला आ चुकी थी और वो स्टिक पेंटिंग कहते थे उसे। यानी कि अगर बनाया भी तो ऐसा सा बनाया, ये एक इंसान है, ये एक उसकी प्रेमिका है, मतलब ऐसे टाइप में, और ये एक जानवर है, मतलब जो स्टिक पेंटिंग कहते हैं इसी टाइप में वो बनाते थे। सो वेल, इसके बाद ऑक्यूपेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके बाद कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पेंटिंग की शुरुआत, यानी पेंटिंग आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में अपना जो टैलेंट है वो दिखाने की कला आ चुकी थी। कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत थी कि लोगों में एग्रीकल्चर, गैदरिंग वगैरह के भी अलावा एक ऑक्यूपेशन आ रहा था धीरे धीरे करके। इसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो ऑक्यूपेशन में ही एक जो टॉपिक है वो आपका दे रखा है कि एक फैक्ट्री साइट, दूसरा फैक्ट्री कम हैबिटेंट साइट। इसका मतलब ये है, फैक्ट्री साइट कहने का मतलब ये कि जब लोग थक गए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते करते और उन्हें एक लास्ट में एक एम मिल गया, इन द सेंस ऐसा एक जगह मिल गया जहां काफी सारा रिसोर्सेज अवेलेबल था, तो उन्होंने वही फैक्ट्री अपना सेटअप कर लिया, तो उसे कहते हैं फैक्ट्री साइट। और उसके बाद जो फैक्ट्री कम हैबिटेट साइट है, लोग फैक्ट्री में ही घर बना के रहने लग गए और इसे ही कहते हैं फैक्ट्री कम साइट्स। सो वेल, चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, तो आप बताइएगा जरूर कि चैप्टर कैसा लगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।